Hello dear students, good morning all of you and welcome to my YouTube channel All Exam Approach। प्यारे बच्चों, आज हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पाठ्य पुस्तक के अध्याय 8 के मुख्य शिक्षण बिंदु वायु परिवहन, संचार और संचार के दो भाग उपग्रह संचार और साइबर स्पेस इंटरनेट और इसके साथ में हम पाइपलाइन परिवहन को पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम परिवहन की तीसरी विधा वायु परिवहन को पढ़ेंगे और साथ में क्या है बच्चों कि हमारे वायु परिवहन की उपयोगिता, इसकी विशेषता और इसकी अन्य कौन-कौन सी मेरिट्स और डीमेरिट्स है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला बिंदु है कि वायु परिवहन विश्व का सबसे महंगा परिवहन है। कैसा है बच्चों? पहली विशेषता है कि इसके ऊपर जो है खर्च है वो ज्यादा होता है, किंतु किंतु यह तीव्रतम साधन है। यानी क्या है, महंगा तो है लेकिन क्या है बच्चों, यह तीव्रतम का अर्थ है तेज गति, यानी कम समय में। तीव्रतम का अर्थ क्या है बच्चों? कम समय में अधिक दूरी तय करता है। क्या है बच्चों? कम समय में अधिक दूरी तय करता है। अगली विशेषता है कि वायु परिवहन के माध्यम से मूल्यवान वस्तुओं और लोगों को विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में परिवहन सेवा हेतु उपयोग में लिया जाता है। यानी अगली विशेषता क्या है बच्चों कि इसके माध्यम से क्या है, मूल्यवान वस्तु है। क्या है? मूल्यवान वस्तु है, यानी क्या है, ज्यादा कॉस्ट की है, कोई इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको परिवहन के माध्यम से क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, ताकि क्या है, लूटपाट और अन्य और जो खराब होने वाली या जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं हैं, इनको कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए क्या है, इसका प्रयोग किया जाता है। मूल्यवान का अर्थ है जो ज्यादा कॉस्टली हो और इम्पोर्टेंट हो। अगला देखिए, यहाँ पर लिखा है कि वायु परिवहन मरुस्थलीय क्षेत्रों यानी जो डेजर्ट एरिया है ना, वहां पर शीत क्षेत्रों यानी बहुत ही बर्फीले क्षेत्र है वहां पर, और पर्वतीय क्षेत्र यानी क्या है, जहां पर सामान्यतः व्यक्ति का पहुंचना कठिन हो, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर अबाध यानी बिना बाधा के। अबाध का अर्थ क्या है बच्चों? बाधा रहित या फिर क्या है, बिना बाधा के परिवहन क्या है, संभव बनाता है। यानी क्या है, इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। अगला देखिए, अगली विशेषता है कि वायु परिवहन बाढ़, हिमपात, भूकंप और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं, देखो ये चारों प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनसे इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी क्या है कि बाढ़ क्षेत्र है, वहां पर सामान्यतः सड़क मार्ग से नहीं जाया जा सकता या सड़क मार्ग टूट गए हैं, तो वहां क्या है, वायु परिवहन के माध्यम से व्यवस्था दी जा सकती है। जहाँ पर बर्फबारी हो रही है, हिमपात हो रही है, या फिर भूकंप की घटनाएं घटित हो गई है, या फिर क्या है, भूस्खलन हो गया है, भूमि का खिसकना, तो वहां पर क्या है, जो वायु परिवहन है वो सबसे क्या है, बेहतर परिवहन व्यवस्था मानी गई है। अगली विशेषता है कि वायु परिवहन के माध्यम से क्या है, सामरिक महत्व। यानी क्या कहना चाह रहा है, सामरिक महत्व का अर्थ है कि जब युद्ध की स्थिति हो, सामरिक महत्व क्या अर्थ है, युद्ध की स्थिति या युद्ध की स्थिति के समय क्या है कि किसका प्रयोग किया जाता है, वायु परिवहन का प्रयोग किया जाता है। क्या है, वायु परिवहन का प्रयोग किया जाता है। और इसका रख रखाव एवं ईंधन, यानी क्या है कि इसका जो केयरिंग करना, रख रखाव यानी क्या है, केयर करना, और इसके इसमें ईंधन यानी फ्यूल की आपूर्ति है वो थोड़ी क्या है, खर्चीली है, इसलिए इसे क्या है, विश्व का सबसे महंगा परिवहन का साधन बताया गया है। विश्व का सबसे महंगा परिवहन का साधन बताया गया है। और ये सामान्यतः आपको सामने चित्र से दिखाई दे रहा है, ये आपके क्या है बच्चों, ये आपके हैं वायु परिवहन। यानी वायुयान के माध्यम से क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु को लाना और ले जाना क्या कहलाता है, वायु परिवहन। अब देखिए कि वायु परिवहन है, इसका विस्तार यानी क्या है, इनका जो अंतर महाद्वीपीय विस्तार है या जो अंतर गोलार्ध है, कैसा है, अंतर गोलार्ध, अंतर गोलार्ध में इसका जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है
वो कितना है। देखिए गोलार्ध यानी गोले के अर्धभाग, ये पूरा का पूरा बच्चों यहाँ पर क्या है, ग्लोब है। क्या है, ग्लोब है। ग्लोब के बीचों बीच में एक काल्पनिक रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, और ये 0 डिग्री अक्षांश क्या है, पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। उत्तरी हिस्सा है उत्तरी गोलार्ध, कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध, और दूसरा जो दक्षिण में है ये कौन सा है बच्चों, ये है आपका दक्षिण गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध। अब देखिए दक्षिणी गोलार्ध है, तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि अंतर गोलार्ध का अर्थ देखिए कि पूरे ग्लोब को दो भागों में बांटा गया है, और पहले वाला उत्तरी गोलार्ध और दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध। तो पहले उत्तरी गोलार्ध की विशेषताओं को देखते हैं। देखिए कि उत्तरी गोलार्ध कुल विश्व के कुल वायु मार्गों का 60% वायु मार्ग अकेला यूएसए द्वारा उपयोग किया जाता है। यानी कि विश्व का विश्व का जो उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है, और उत्तरी गोलार्ध में ही एक महाद्वीप है जिसका नाम है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और इसी उत्तरी अमेरिका में एक देश है जिसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए। तो क्या है कि यूएसए अकेले में क्या है, वायु परिवहन, कुल वायु परिवहन का कितना बच्चों, 60% किया जाता है। आपको परीक्षा में पूछ लिया जाए कि विश्व के कौन से देश में सर्वाधिक वायु परिवहन किया जाता है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा बच्चों, यूएसए अर्थात अमेरिका। कहाँ पर बच्चों, अमेरिका में किया जाता है। फिर लिखा है कि उत्तरी गोलार्ध में सघन वायु परिवहन किया जाता है या पाया जाता है। यानी क्या है, दोनों गोलार्धों की अगर तुलना की जाए तो सर्वाधिक है यह वायु परिवहन कौन से गोलार्ध में होता है बच्चों, ये आपके होता है उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ होता है बच्चों, उत्तरी गोलार्ध में होता है। अब देखिए दक्षिणी गोलार्ध की विशेषताएं देखिए कि इस गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा कम वायु परिवहन किया जाता है। यानी क्या है कि उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा यहाँ पर क्या है, कम किया जाता है। दूसरी विशेषता है कि यहाँ सीमित वायु सेवाएं पाई जाती है। यहाँ पर क्या है, एक निश्चित सेवाएं यानी निश्चित दायरे में और निश्चित मात्रा में ही क्या है, सेवाएं पाई जाती हैं। फिर लिखा है कि सीमित वायु सेवाओं के कारण यथा संभव अर्थात क्या है कि यहाँ पर विरल जनसंख्या, आर्थिक पिछड़ापन और सीमित स्थलखंड पाए जाते हैं। यानी क्या कह रहा है कि यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में वायु परिवहन की जो सेवाएं हैं ये कम होने के पीछे कारण क्या है कि वहां पर क्या है, जनसंख्या कम पाई जाती है। विरल का अर्थ क्या है, कम पाई जाती है। और क्या है, यानी दक्षिणी गोलार्ध के जो महाद्वीप हैं जैसे अफ्रीका इत्यादि, तो इनके क्या है, आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं है, और इसलिए क्या है कि वायु परिवहन महंगी व्यवस्था होने के कारण यहाँ पर क्या है, इनकी सेवाएं कम संभव है। तीसरी विशेषता है कि सीमित स्थलखंड, यानी क्या है कि उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में स्थलखंड यानी भूमि का भाग कम है और जलीय भाग अधिक है। तो इस तरह से क्या है कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में इनका विस्तार बताया गया। अगला पढ़ेंगे बच्चों, संचार सेवाएं। कौन सा, संचार सेवाएं। संचार का अर्थ सब जानते हैं। देखिए कि अब व्यक्ति के विचार, संदेश या फिर तथ्यों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। अब देखो कि संचार है, इनको क्या है कि किसी साइबर व्यवस्था के तहत ही आदान प्रदान किया जा सकता है। ये भी एक तरह से परिवहन है, लेकिन क्या है, यह किसी व्हीकल इत्यादि से ना होकर क्या है, यह किसी मोबाइल के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से क्या है, एक व्यक्ति अपने विचारों को क्या है, अन्य व्यक्तियों तक पहुंचा सकता है। इसलिए ये जो आपके उदाहरण लिखे हुए हैं, मोबाइल, रेडियो, टेलीविजन और समाचार पत्र, ये क्या है बच्चों, ये है आपके संचार के साधन। अगला देखिए कि 20वीं शताब्दी में संचार सेवाएं टेलीफोन पर आधारित थी, 20वीं शताब्दी तक। और इसकी शुरुआत है जो टेलीफोन व्यवस्थाओं की, ये अमेरिका से मानी गई। कहाँ से है, यूएसए से मानी गई है। फिर देखिए कि 1990 के दशक में दूर संचार सेवाओं को कंप्यूटर का सहयोग मिला। यानी क्या है कि दूर संचार सेवाएं थी, इनके साथ में कौन सी, कंप्यूटर क्रांति आ गई, और कंप्यूटर से क्या मिलना शुरू हो गया बच्चों, सहयोग, अर्थात कंप्यूटर भी इसके साथ जुड़ गया। और जिसके परिणाम स्वरूप
क्या हुआ कि इंटरनेट सेवाएं संचालित की जाने लगी, यानी इसके साथ ही क्या है, इंटरनेट सेवाओं का प्रारंभ माना जाता है। अब देखिए कि जो संचार सेवाएं हैं, जो कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, ये दो रूपों में पाई जाती है। पहला इसका प्रकार है उपग्रह संचार। पहला कौन सा बच्चों, उपग्रह संचार, और दूसरा कौन सा है, साइबर स्पेस इंटरनेट। तो प्यारे बच्चों, इसको हम आगे क्या है, एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है उपग्रह संचार। उपग्रह संचार किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझ जाओगे आप। ये क्या है बच्चों, ये है आपके उपग्रह। क्या है, ये है उपग्रह, या फिर इसको क्या कहेंगे अपन, सैटेलाइट। क्या कहेंगे, सैटेलाइट। ठीक है। अब देखिए इसकी विशेषताएं देखिए कि जो उपग्रह है, यह विश्व में आधुनिक तकनीकी द्वारा या फिर आधुनिक तकनीकी पर आधारित एक व्यवस्था है। यानी क्या है कि उपग्रह है, सैटेलाइट है, ये कैसा है, आधुनिक तकनीकी यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। कैसी है बच्चों, यह एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसके तहत पृथ्वी पर अंतरिक्ष से संबंधित, यानी क्या है कि अंतरिक्ष से संबंधित जो सूचनाएं हैं, उनको हमारे तक पहुंचाना, यानी प्रेषित, यानी क्या है, भेजने का कार्य करता है। यानी ये सैटेलाइट क्या करता है बच्चों, कि ये आपके ऊपर अंतरिक्ष में है। कहाँ पर है, अंतरिक्ष में। और अंतरिक्ष में क्या करता है कि वहां पर जो पिक है वो लेके हमें, ये देखिए यहाँ पर ये है आपकी पृथ्वी। ये क्या है बच्चों, ये आपके हैं पृथ्वी। तो ये पृथ्वी पर क्या करता है कि निम्न जो विभिन्न प्रकार की मौसम संबंधी या अन्य संबंधी विशेषताएं या फिर घटनाएं हैं या फिर कोई सूचनाएं हैं, उन्हें क्या है, हमें पृथ्वी पर उपलब्ध करवाते हैं। देखो सैटेलाइट यानी उपग्रह, उपग्रह की शुरुआत 1970 से मानी गई। यानी पहली बार सैटेलाइट का विश्व में पूर्णतः व्याप है वो 1970 से मानी गई है। लेकिन क्या है कि रूस ने क्या किया कि पहला उपग्रह जिसका नाम था स्पुतनिक, इसे 1957 में अंतरिक्ष में छोड़ा था। और इसके बाद में देखिए अमेरिका ने, रूस के बाद में किसने बच्चों, अमेरिका ने अल्फा नाम का सैटेलाइट, किस नाम का, अल्फा नाम का सैटेलाइट 1958 में क्या है, अंतरिक्ष में भेजा था। तो आपको ये जानकारी सामान्यतः रखनी है कि सबसे पहले है बच्चों, यह जो उपग्रह है, यह स्पुतनिक फर्स्ट, कौन सा बच्चों, स्पुतनिक फर्स्ट है। यह किसके द्वारा, ये रूस के द्वारा, किसके द्वारा, रूस के द्वारा। कब, 1957 में। कब, 1957 में। और इसके बाद में यूएसए द्वारा, किसके द्वारा बच्चों, यूएसए यानी अमेरिका द्वारा, कौन सा, अल्फा नाम का, क्या नाम है बच्चों, अल्फा। अल्फा नाम का जो सैटेलाइट है, ये कब भेजा गया, 1958 में। कब भेजा गया, 1958 में भेजा गया। तो ये नाम आपको याद रखने के कि रूस ने कौन सा उपग्रह भेजा था और अमेरिका ने कौन सा भेजा था। अब देखिए अगला बिंदु है हमारा कि भारत में उपग्रहों का विकास, यानी भारत में जो सैटेलाइट है, इनका डेवलपमेंट कब हुआ। तो सबसे पहले पहला बिंदु लिखा है कि भारत द्वारा सर्वप्रथम इसका प्रयास 19 अप्रैल 1979 को किया गया। यानी क्या है, 1979 में भारत द्वारा क्या है, पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ा गया। और उस अंतरिक्ष में छोड़े गए सैटेलाइट का नाम क्या था बच्चों, आर्यभट्ट था। क्या नाम था, आर्यभट्ट। परीक्षा में पूछा जाए कि भारत द्वारा पहला जो अंतरिक्ष में छोड़े गए सैटेलाइट का नाम क्या था, आर्यभट्ट। और ये कब छोड़ा गया, 19 अप्रैल 1979 को। यह जो सैटेलाइट है, ये भारत द्वारा पहली बार प्रक्षेपित किया गया। और इसके अलावा और कौन कौन से, तो पहला बच्चों कौन सा है, आर्यभट्ट, है ना, ये 19 अप्रैल 1979 को। उसके बाद में क्या है, अप्रैल के बाद में देखिए भास्कर नाम का एक सैटेलाइट छोड़ा है 1979 में। और तीसरा है रोहिणी, क्या नाम बच्चों, रोहिणी 1980 में। और चौथा है एप्पल, और ये कब है, 1981 में। कौन सा, 1981 में छोड़ा गया। यहाँ पर देखो ये एप्पल है, ये एप्पल जिसके क्या है, सैटेलाइट का नाम भी है, और वैसे क्या है कि आईफोन भी आते हैं। और ये एप्पल शब्द है, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, एरियन पैसेंजर पे लॉर्ड एक्सपेरिमेंट। ये क्या है, एप्पल की फुल फॉर्म है। प्यारे बच्चों, आपको क्या है कि भारत में कौन कौन से सैटेलाइट और कब जोड़े गए, इसके संबंध में जानकारी अवश्य रखनी है। अब देखिए, अब हम क्या है, अगला जो भाग है जो सैटेलाइट का, साइबर स्पेस इंटरनेट। कौन सा बच्चों, साइबर स्पेस
इंटरनेट, इसके बारे में जानेंगे कि यहाँ पर देखिए साइबर स्पेस इंटरनेट का उपयोग शिक्षा, व्यापार, शिक्षा, व्यापार और सरकार की गतिविधियों को संचालित करने में किया जाता है। यानी क्या है कि जो साइबर स्पेस है, यानी जो आपका इंटरनेट के माध्यम से जो अंतरिक्ष में जो सूचनाएँ इत्यादि हमें क्या है कि संचार के साधनों के माध्यम से प्राप्त होती है, ये इनका जो उपयोग है एजुकेशन में किया जा रहा है, व्यापार यानी बिज़नेस में और सरकार की गतिविधियों के संचालन में किया जाता है। दूसरी विशेषता देखिए कि साइबर स्पेस के माध्यम से विभिन्न इंटरनेट सेवाएँ, विभिन्न प्रकार की इंटरनेट सेवाएँ कौन-कौन सी? जैसे ईमेल यानी क्या है? किसी को संदेश भेजना, क्या है? किसी को संदेश भेजना, फिर या फिर क्या है? ई-शिक्षा यानी क्या है? इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा देना, जैसे कि अपनी ये क्लास चल रही है, ये क्या है? ई-शिक्षा का उदाहरण है, ई-एजुकेशन है, क्या है? इंटरनेट एजुकेशन है। तीसरा है ई-कॉमर्स यानी क्या है? कि व्यापार इत्यादि को क्या है? इंटरनेट अर्थात ऑनलाइन के माध्यम से संपादित किया जा सकता है। अगली विशेषता है कि इंटरनेट सेवाओं के अधिक प्रयोग से वैश्विक गाँवों की स्थापना हुई है। वैश्विक गाँव यानी क्या है बच्चों? ग्लोबल विलेज कैसे बन गए हैं भाई? ग्लोबल विलेजों की स्थापना हो गई है। यानी क्या है कि एक तरह से पूरी दुनिया एक गाँव की तरह ही महसूस होना शुरू हो गई है। यानी क्या है पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई है। अगली विशेषता है कि साइबर स्पेस इंटरनेट के माध्यम से अर्थात उपग्रहों के माध्यम से धरातल पर बसे हुए नगरों यानी क्या है जो सिटीज हैं और इसके साथ साथ में क्या है बच्चों कि प्रदूषित क्षेत्र हैं या फिर क्या है बाढ़ प्रभावित यहाँ पर देखिए ये शब्द लिखा हुआ है बाढ़ प्रभावित क्या लिखा हुआ है बाढ़ प्रभावित और साथ ही साथ क्या है वन विनाश क्षेत्रों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो सैटेलाइट हैं, ये सैटेलाइट क्या है, हमें समय-समय पर क्या है, तस्वीरें उपलब्ध करवाते हैं। क्या है? हमें क्या है, इमेज है, जो तस्वीरें हैं, वो उपलब्ध करवाते हैं कि कहाँ पर कौन-सा नगर स्थित है, किस नगर में ज़्यादा प्रदूषण है, या फिर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन-कौन से हैं, वनों का विनाश कहाँ पर हुआ है, इनकी जानकारी क्या है, साइबर स्पेस के माध्यम से हमें सैटेलाइट उपलब्ध करवाते हैं। अगला हम पढ़ेंगे बच्चों पाइपलाइन परिवहन। यहाँ पर आप पाइपलाइन देख भी सकते हो देखो, यहाँ पर देखिए एक इमेज के माध्यम से बता भी दिया गया है। ये पूरी की पूरी क्या है बच्चों? यहाँ पर ये पाइपलाइन है। अब देखिए पाइपलाइन परिवहन की जो विधा है, इसमें देखिए लिखा है कि यह विश्व का नवीनतम परिवहन है। यानी क्या है? परिवहन के साधन आपने स्थलीय पढ़े, जल परिवहन पढ़ा, वायु परिवहन पढ़ा, लेकिन जो वायु वायु परिवहन के बाद में जो पाइपलाइन परिवहन है, कौन सा बच्चों? पाइपलाइन परिवहन है, यह विश्व का सबसे कैसा है बच्चों? नवीनतम, कैसा है? नवीनतम परिवहन है, कैसा है? नवीनतम परिवहन है, यानी क्या है कि वर्तमान में ही चर्चा में अर्थात इसकी उपयोगिता बढ़ी है। तो आपने इससे पहले के जो पढ़े थे, उनकी अपेक्षा क्या है? यह करंट का है। अब देखिए, इस विशेषता देखिए कि यह नवीनतम परिवहन है और इस परिवहन के माध्यम यानी पाइपलाइन के माध्यम से पेट्रोल यानी पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल और अन्य जितने भी लिक्विड वस्तु है यानी तरल जो चीजें हैं, इनका परिवहन किया जाता है। आपको पूछ लिया जाए कि पाइपलाइन के माध्यम से किन-किन चीजों या वस्तुओं का परिवहन किया जा सकता है, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है कि पेट्रोल यानी जो पेट्रोल जो क्रूड पेट्रोल होता है, कच्चा तेल उसका और गैस का, किसका बच्चों? गैस का और इसके अलावा किसका? जल का, किसका? जल का और इसके साथ में अन्य जितने भी तरल हैं, जैसे दूध इत्यादि उनका भी क्या है पाइपलाइन के माध्यम से परिवहन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। अगला देखिए लिखा है कि न्यूजीलैंड देश में दूध की पाइपलाइनें बिछाई गई यानी न्यूजीलैंड है वहां पर दूध की पाइपलाइन परीक्षा में पूछ लिया जाए कि दूध की पाइपलाइन परिवहन व्यवस्था कौन से देश में प्रचलित है या फिर चलाई जा रही है तो वो कौन सी है न्यूजीलैंड में है। अगला देखिए बिंदु कि अमेरिका में बिग इंच नामक क्या नाम है बिग इंच नामक है वो पाइपलाइन बिछाई गई है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो बिग इंच पाइपलाइन है इसका संबंध किस देश से? तो इसका संबंध किससे बच्चों? इसका संबंध है अमेरिका से। किससे है? यूएसए से है बिग इंच। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रहेगा।
और अगला लिखा है कि विश्व में निर्माणाधीन पाइपलाइन ईरान से भारत के मध्य बिछाई जा रही है। यानी क्या है, विश्व की एक बहुत बड़ी पाइपलाइन है जिसका निर्माण अभी चल रहा है। निर्माणाधीन यानी क्या है, निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है और ये कहाँ से कहाँ बच्चों, ईरान से भारत के मध्य बिछाई जा रही है, जो कि विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन है। आपको पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन, तो ईरान से भारत के मध्य, लेकिन ये वर्तमान में क्या है, इसका कार्य चल रहा है। ये क्या ईरान से होती वाया पाकिस्तान होती हुई आगे भारत में आती है। अब देखिए कि यह पाकिस्तान से होती हुई भारत में ईंधन का वितरण करेगी। यानी ईंधन जो ईंधन के लिए बिछाई गई है, ये पाकिस्तान से होती हुई भारत में प्रवेश करेगी। प्यारे बच्चों, इस तरह से क्या है कि हमारा जो अध्याय नंबर 8 है ये पूर्ण होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।